हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैटरनिक की व्यवस्था। मैटरनिक दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का राजा था। तो उसने क्या करा, फ्रांस की क्रांति के बाद जब 1815 में आपका यूरोप ऑफ कॉन्सर्ट भी हो गया था और वीना कांग्रेस भी हो गई थी, उसके बाद दोस्तों मैटरनिक ने कौन सी व्यवस्था लागू करी और उसकी व्यवस्था का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सब दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्टली हम मैटरनिक की व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटरनिक, और इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी और लोकतंत्र का प्रबल शत्रु था। यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है, जो मैटरनिक था दोस्तों, ये लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का ये शत्रु था। एक तरह से जो शासन होना चाहिए वो राजा के हाथों में होना चाहिए, इसका ये समर्थक था और डेमोक्रेसी का ये प्रबल शत्रु था। इसके बारे में हमें इसको सिद्ध करना है। उसकी गृह नीति यानी अपने देश में उसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, विदेश नीति के संदर्भ में इस कथन का विवेचना कीजिए। मैटरनिक की नीति की समीक्षा कीजिए और उसकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। मैटरनिक व्यवस्था के गुणों का वर्णन कीजिए। ये सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ऑस्ट्रिया की शासन प्रणाली, दोस्तों हम यहाँ पे ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। तो जो मैटरनिक था दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का प्रशासक था, जो कि जर्मनी के पास पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो मैटरनिक के ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बनने के समय वहाँ पर निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली प्रचलित थी। यानी वो बिना किसी रोक टोक के, निरंकुश यानी बिना किसी रोक टोक के, जो उसको समझ में आता था अंधाधुन वो उसको संचालित करता था, वो उसके जो समझ में आता था वो करता था। सम्राट के मंत्री केवल अपने शासक के आदेशों का ही पालन करते थे, जनता के हित की ओर उनका कोई ध्यान ना था। जनता मरे कटे उनके अधिकार नहीं थे। सम्राट को शासन के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकता था, जनता पर लगा सकता था और कहीं वो थोप सकता था, और राजकोष का धन मनमाने ढंग से खर्च कर सकता था। यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी, जनता की तरफ जवाबदेही बिल्कुल नहीं थी, जिससे पता चलता है वो लोकतंत्र का घोर विरोधी शत्रु था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी समस्त अधिकारों का एकमात्र स्रोत था। यानी कार्यपालिका का क्षेत्र, व्यवस्थापिका का क्षेत्र, न्यायालिका का क्षेत्र, न्यायपालिका, वो सब उसके हाथों में थी। वो चाहे जिसको चाहे दंड दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे, जो चाहे कानून बनाए, जैसी चाहे व्यवस्था बनाए, ये सब दोस्तों वो कर सकता था। और यही तो दोस्तों राजसत्ता का, राजतंत्र का एक तरह से साइन है। देश में लेखन, भाषण और प्रेस आदि पर कठोर नियंत्रण था। गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, जो कि जनता की गतिविधियों की जांच किया करते थे। राजकीय पुलिस जनता को आतंकित और भयभीत रखती थी। देश में मध्ययुग की सामाजिक संस्थाएं स्थापित थी। कुलीनों और उच्च पादरियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। यानी जो बड़े लोग थे और जो पादरियों थे, इनको विशेष अधिकार थे, जो जनसाधारण का शोषण किया करते थे। जनता शासक वर्ग के भीषण अत्याचारों से बरत और दुखी हो चुकी थी। प्रार्थना को सुनने वाला कोई ना था। हेज ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरियंस हैं, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में सरकार की तानाशाही, समाज में सामंतवादी के विशेष अधिकार और जनसाधारण के लिए अत्याचार और काट थे। यानी इसके बाद यहाँ पर खुली छूट मिल गई थी, क्योंकि वियना कांग्रेस में दोस्तों जितने भी जो देश थे वो साम्राज्यवादी थे और वो तानाशाह देश थे। अब जाहिर सी बात है, तानाशाही देश अगर कोई कांग्रेस बनाएंगे, कोई संगठन बनाएंगे, तो वो भी तानाशाही का होगा, डेमोक्रेसी का नहीं होगा। हंगरी, बोहेमिया और इटली के कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रेलिया का ही प्रभुत्व था, और इन राज्यों की शासन प्रणाली भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही थी। तो इस तरह से ये भी, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर राजशाही थी। मैटरनिक की गृह नीति, द डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ द मैटरनिक। मैटरनिक का आगमन प्राचीन और आधुनिक युग के मध्य में हुआ था। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रायः ये कहा करता था कि मैं इस संसार में बहुत देर और बहुत पहले आ गया। अगर मैं इस काल में पहले उत्पन्न होता तो इस युग को देखकर संतुष्ट रहा, और अगर इस युग के बाद इस संसार में आता तो सुधारों में सहायक रहता। आज मुझे अपना जीवन शासन
शासन के गिरते हुए भवन में आधार स्तंभ निर्मित करने में व्यतीत करना पड़ रहा है। मेटरनिख प्रजातंत्र का घोर शत्रु था। उसका कहना था कि प्रजातंत्र उज्ज्वल दिन को काली रात में बदल देता है। मेटरनिख उदारवादी विचारों से घृणा करता था। वह जनता को अधिकार देने के पक्ष में ना था। इस प्रकार रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के पोषक और प्रतिक्रियावादी के अवतार मेटरनिख ने ऑस्ट्रेलिया को क्रांतिकारी व उदारवादी विचारों से सुरक्षित रखने के लिए बड़ी सक्रिय नीति अपनाई। उसने ऑस्ट्रेलिया क्रांतिकारी उदार विचार को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी सक्रिय नीति अपनाई। उसने अपनी गृह नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए। अब कौन कौन से कार्य किए अपने देश में उसने? मेटरनिख ने देश की शिक्षण संस्थाओं पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया, यानी जो एजुकेशनल सिस्टम था उस पर नियंत्रण, कोई भी मेरे खिलाफ कोई बात ना करे। उसने एक नियंत्रक समिति की स्थापना की। समिति का कार्य छात्रों की पुस्तकों और शिक्षण संबंधी वस्तुओं की व्यवस्था और जांच करना था, यानी जो शिक्षक हैं वो छात्रों को भड़का न सके। सरकार वह पुस्तकों की सूची का भी निरीक्षण करती थी जिन्हें शिक्षक पुस्तकालयों से ले जाते थे। मेटरनिख ने संपूर्ण साम्राज्य के गुप्तचरों और पुलिस का जाल बिछा दिया। गुप्तचर बड़ी सतर्कता के साथ जनता की गतिविधियों की सूचना सरकार के पास पहुंचाया करते थे। मेटरनिख ने देश में लेखन, भाषण और प्रेस आदि पर कठोर नियंत्रण लगा दिया और लोगों को विदेश जाने से रोक दिया। मेटरनिख उदारवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रबल शत्रु था। उसने देश में उदारवादी भावनाओं का दमन करने के लिए स्थान स्थान पर पुलिस चौकियां स्थापित करवाई और सैनिक टुकड़ियां भेजी। देश के उदारवादी नेताओं और देशभक्तों को जेल में डाल दिया और उदारवादी समाचार पत्रों और सभाओं आदि पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो एक तरह से दोस्तों तानाशाही का माहौल क्रिएट हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो आप यहाँ पर जो मेटरनिख है आप इसको तानाशाह कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये तानाशाह था ही था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये इसका विरोधी था। जाहिर सी बात है जब डेमोक्रेसी का विरोधी होगा तो इसके में दोस्तों मोनार्की होगा। मोनार्की में दोस्तों जो रूल करता है वो तानाशाह होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्रांतिकारी भावनाओं से सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर कड़ी सैनिक व्यवस्था की और सीमावर्ती प्रदेशों में चुंगी निरीक्षक और गुप्तचर नियुक्त किए। मेटरनिख ने ऑस्ट्रेलिया को युद्ध से अलग कर रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। उसने स्पेन, इटली और जर्मनी आदि राज्यों के विद्रोही और क्रांतिकारी भावनाओं का दमन करने के लिए पवित्र संघ और चतुर्मुखी मित्र मंडल से पर्याप्त सहायता ली। उपयुक्त कार्यों के फलस्वरूप मेटरनिख कुछ समय तक ऑस्ट्रेलिया को क्रांतिकारी विचारों से सुरक्षित रखने में सफल रहा, लेकिन उसकी प्रतिक्रियावादी नीति अधिक समय तक सफल ना हो सकी। इसका मुख्य कारण ये था कि अब यूरोप की राजनीति में आमूल परिवर्तन आ गया था। यूरोप की जनता राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो चुकी थी। जनता के उत्साह और आंदोलनों ने यह अनुभव करा दिया था कि अब वह अधिक समय तक सम्राट की निरंकुश और स्वेच्छाचारिता को सहन करने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि चारों तरफ त्राही जो आम जनता थे उस पर जुल्म थे, उनका कोई पुरसाने हाल ना था। तो इसके बावजूद अब दोस्तों वहाँ पर उसका जो अंत है वो होना लाजमी था। मेटरनिख की विदेश नीति, तो ये गृह नीति थी दोस्तों, अब विदेश नीति हम देखेंगे। मेटरनिख ने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को विदेश में लागू करने का प्रयास किया। उसने इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलनों का कठोरता से दमन किया। उसकी विदेश नीति इस प्रकार रही। मेटरनिख ने दमनकारी कानून पारित करवा करके अपने जर्मन राज्यों के उदारवादी आंदोलनों का कठोरतापूर्वक दमन किया। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण जर्मनी में 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांतियां सफल न हो सकी। मेटरनिख ने 1822 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का दमन करवाकर वहां फर्डिनैंड की निरंकुश सत्ता स्थापित कर दी, यानी वहां पर भी उसने मोनार्की लगा दी। फ्रांस की राजक्रांति के सिद्धांत से प्रभावित होकर इटली की उदारवादियों और राष्ट्रवादियों ने निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1820 ईस्वी में नेपल्स और 1821 ईस्वी में
पीडमांट के उदारवादियों ने विद्रोह करके अपने राजाओं को पदच्युत कर दिया और अपने वहाँ उदारवादी शासन की स्थापना कर दी। मेटरनिक ने लाइफवाक की कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों से इटली के में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और सैनिक बल से नेपल्स और पिडमांट के विद्रोहों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। उसने राज्यों के उदारवादी संविधान को भंग करवा वहाँ की गद्दियों पर फिर से निरंकुश राजाओं का आसीन कर दिया। मेटरनिक की दमनकारी नीति के कारण 1830 और 1848 ईस्वी के आंदोलन में इटली के उदारवादियों को सफलता ना मिल सकी। मेटरनिक फ्रांस की राज्य क्रांति से घृणा करता था। नेपोलियन के पतन के बाद उसने वियना सम्मेलन में फ्रांस की भावनाओं को नष्ट करने का हर संभव प्रयत्न किया। 1815 ईस्वी के बाद मेटरनिक और रूस के जार सिकंदर प्रथम में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। दोनों एक तानाशाह थे। दोनों ने यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, उदारवादी भावनाओं का दमन करने के लिए, यानी उदारता को एक तरह से बिल्कुल किनारे कर दिया, मिलकर कार्य किया। लेकिन शीघ्र ही दोनों में मतभेद हो गया। यूनान के विद्रोह के समय ऑस्ट्रेलिया के विरोध होने के कारण जार टर्की के विरुद्ध यूनानियों की सहायता न कर सका। रूस के पवित्र संघ की भी मेटरनिक ने हंसी उड़ाई, फिर भी मेटरनिक और रूस के मैत्रीपूर्ण रिश्ते बने रहे। नेपोलियन को पराजित करने के लिए मेटरनिक ने इंग्लैंड से संधि कर ली थी और वियना कांग्रेस में भी मिलकर इंग्लैंड और मेटरनिक ने यूरोप का पुनर्निर्माण किया था। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वियना कांग्रेस हुआ था उसका जो संचालन किया था दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और मेटरनिक ने किया था। आपसी मतभेदों और स्वार्थों के कारण 1818 ईस्वी के बाद दोनों के संबंध खराब होने लगे। पुनरो सिद्धांत के कारण ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में विरोध काफ़ी बढ़ गया और इंग्लैंड 1822 ईस्वी में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था से अलग हो गया। पहले संयुक्त व्यवस्था थी दोस्तों, वो ये चारों देश थे, ये आपका इंग्लैंड भी था, ये रूस था और ऑस्ट्रेलिया था और जर्मनी, हंगरी था, तो ये सब थे। तो बाद में क्या हो गया, बाद में 1818 में दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया था वो दोस्तों अलग हो गया। 1848 ईस्वी में कौसुत के नेतृत्व में एक भीषण विद्रोह हो गया। 13 मार्च 1848 को कौसुत ने ऑस्ट्रेलिया के निरंकुश शासन का अंत करने और हंगरी में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में उदारवादियों ने मेटरनिक के महल को घेर लिया और मेटरनिक का नाश हो गया। नारे लगाए, मेटरनिक ने अपने पतन का अनुभव कर लिया और वह इंग्लैंड पलायन कर गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो मेटरनिक है उसका अंत हो गया और वो बाद में दोस्तों इंग्लैंड चला गया। मेटरनिक की नीति का मूल्यांकन, अब उसकी नीतियाँ कैसी थी दोस्तों, बिल्कुल भी दमनकारी थी और राजशाही थी, ये तो हम जानते ही हैं। सन 1818 से 1848 ईस्वी तक यूरोप का इतिहास मेटरनिक के कार्यों की कहानी है और इतिहास में वह युग मेटरनिक का काल माना जाता है। लगभग सभी इतिहासकारों ने मेटरनिक की रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी नीति की कटु आलोचना की है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेटरनिक अपने समय का सफल राजनीतिक के दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ और महान शासक था। उसकी नीति की सफलता का वर्णन करते हुए लिप्सन ने लिखा है, उसने अपने शक्तिशाली दीर्घकाल में यूरोप की शांति को बनाए रखने का प्रयत्न किया। उसने एक ऐसी दुनिया के लिए जो नेपोलियन के युद्धों से रंगी हुई है थी अत्यंत आवश्यक सामग्री प्रदान की। मेटरनिक की नीति की आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि वह एक क्रांति का विरोधी और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने अपने देश को क्रांतिकारी भावनाओं से सुरक्षित रखने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। ये उसका दुर्भाग्य था कि उसकी नीति असफल रही। उसने वैधानिक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और प्रेम की स्वाधीनता को महत्व न देकर भारी भूल की, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी भावनाएं यूरोप वासियों के हृदय में इतनी गहराई से जम चुकी थी कि उनका उन्मूलन करना नितांत असंभव था। यूरोप की समाजवादी, उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाओं ने ही मेटरनिक की नीति को असफल बना दिया। इन्हीं कारणों से मेटरनिक को घोर प्रतिक्रियावादी और लोकतंत्र का प्रबल शत्रु और रूढ़िवादी का पुरोहित और अंधकारपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भी मेटरनिक की महानता
असंदिग्ध उसके महत्व का मूल्यांकन करते हुए फाइफ ने लिखा है, मेटरनिख एक ऐसा राजनीतिज्ञ था जिसके सिद्धांत बड़े कठोर और प्रभाव बहुत अधिक थे। मेटरनिख की असफलता के कारण, अब क्या थे दोस्तों उसकी असफलता के कारण? यूरोप की राजनीति पर 1815 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक मेटरनिख का प्रभुत्व स्थापित रहा, लेकिन बाद में मेटरनिख की नीति असफल सिद्ध हुई। संक्षेप में मेटरनिख की सफलता के निम्नलिखित कारण थे। मेटरनिख क्रांति का प्रबल शत्रु और घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित रखने के लिए कठोर और दमनकारी नीति अपनाई। उसने देश की जनता के भीषण लेखन, व्यक्तिगत और प्रेस की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया, यानी जितने भी माध्यम थे आपने सरकार का विरोध करने का उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया, जैसे प्रेस हो गई, ठीक है, इस पर आपके जो लिटरेचर हो गए ये आप सरकार के विरोध नहीं लिख सकते हैं। लेकिन फ्रांस की राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाओं जो अजय हो चुकी थी, यानी जो फ्रांस की क्रांति थी, उन सब ने इन देशों को प्रोत्साहित किया था, एक तरह से इनकरेज करा था कि आप एक तरह से डेमोक्रेसी लाई जा सकती। ज़रूरी नहीं कि जो शासन हो वो राजा के द्वारा एक राजा के द्वारा ही संचालित हुआ हो, ये लोगों के द्वारा, जनता द्वारा भी संचालित हो सकता है। तो इससे दोस्तों प्रोत्साहित होकर दोस्तों जो मेटरनिख की नीति थी वो सफल ना हो सकी। मेटरनिख ने हस्तक्षेप की नीति अपनाकर इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने का प्रयत्न किया, यानी जो इटली और जर्मनी में भी जो क्रांति हो रही थी उसमें भी दोस्तों मेटरनिख ने दखल दिया और वहाँ की जो क्रांतियाँ थी उसको भी दमन करा, अपनी सैनिक शक्ति का समर्थन व एक सहायता दी, जिससे इन राज्यों की जनता उसके विरुद्ध हो गई और उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो गई। तो जाहिर सी बात है वो देखने लगे कि हस्तक्षेप करके ये मेटरनिख है, ये हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। तो इस तरह से जो जनता थी वो भी उसके विरुद्ध हो गई। मेटरनिख ने ऑस्ट्रेलिया की जनता की स्वतंत्रता का विरोध करके अपने पतन को अनिवार्य ऑस्ट्रेलिया की जनता की स्वतंत्रता का विरोध करके अपने पतन को अनिवार्य बना लिया। उसने जनता की स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिए बड़ी कठोर नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप यूरोप के स्वतंत्रता प्रेमी राज्य उसके विरोधी बन गए और उन्होंने मेटरनिख की नीतियों की कटु आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप न केवल यूरोपीय राज्य बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी। ऑस्ट्रेलिया की जनता अब निरंकुश शासन के स्थान पर वैधानिक शासन की स्थापना चाहती थी, लेकिन मेटरनिख ने जनता की इच्छा की उपेक्षा करके ऑस्ट्रिया में निरंकुश शासन प्रणाली प्रचलित रखी। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना विकास ने उसके निरंकुश शासन को अधिक समय तक न चलने दिया और अंत में मेटरनिख को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति से असंतुष्ट होकर शिक्षकों और छात्रों ने गुप्त समितियों का निर्माण करके सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मेटरनिख उनके विरोध को अधिक समय तक कुचलने में असमर्थ रहा। अंत में उदारवादी आंदोलन ने ही उसकी संप्रभुता को नष्ट कर दिया। फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति से ऑस्ट्रेलिया भी अछूता न रहा। इस क्रांति से उत्साहित होकर कौसूत ने वियना में एक भयंकर आंदोलन खड़ा कर दिया और मेटरनिख को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार 1848 में मेटरनिख जैसे महान राजनीतिक का पतन हो गया और उसी के साथ यूरोप के इतिहास में मेटरनिख के युग और प्रतिक्रियावादी काल का भी अंत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो मेटरनिख है उसका अंत हो गया और इस तरह से हमें समझ में आया जो मेटरनिख है उसने कैसे लोकतंत्र विरोधी मूल्यों को अपनाया और एक तरह से जनता को सप्रेस करने में पूरा पुरजोर उनकी क्रांतियों को, ऐसे पता चलता है वो क्रांति का पुरजोर विरोधी था, एक तरह से डेमोक्रेसी का शत्रु था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।